अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ फिज़िक्स। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी कर रहे थे फोर्स एंड इनर्शिया। आज हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे मोमेंटम एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन के लॉज को हम स्टडी करेंगे, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बट न्यूटन के लॉज को स्टडी करने से पहले हम एक चीज़ स्टडी करेंगे, दैट इज़ मोमेंटम। मोमेंटम टर्म आपने सुनी होगी और मोमेंटम को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे अभी हम इसकी तरफ आते हैं। लेकिन उससे पहले बेटा थोड़ा सा एक कंसेप्ट आप समझेंगे, थिंक करेंगे एक चीज़ के बारे में कि एक बुलेट आप लेते हैं, एक गोली लेते हैं, बुलेट लेते हैं आप, उसका जो इनर्शिया है वो बहुत स्मॉल है, बहुत कम है ड्यू टू इट्स स्मॉल मैस। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप इसको ज़रा ध्यान से समझे इस बात को। द इनर्शिया ऑफ द बुलेट इज़ स्मॉल ड्यू टू इट्स स्मॉल मैस, बट वाई द इम्पैक्ट ऑफ दैट बुलेट, सेम बुलेट, इज़ वेरी लार्ज व्हेन इट इज़ फायर्ड थ्रू ए गन। उसने कहा कि एक बुलेट है, उसका जो इनर्शिया है दैट इज़ वेरी स्मॉल ड्यू टू इट्स स्मॉल मैस, लेकिन जब उसी बुलेट को हम एक राइफल से फायर करते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग होता है, उसका असर बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत सख्त होता है। ऐसा क्यों होता है हम इसको देखते हैं। फिर उसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, अगर आप अपनी बुक पे देखें, ज़रा गौर करें, तो उसने एक बड़ी दिलचस्प बात ये की कि सिमिलरली अगर एक लोडिंग ट्रक आपकी तरफ आ रहा है, किसी बॉडी की तरफ आ रहा है, तो जब वो उस बॉडी के साथ टकराता है तो उसका इम्पैक्ट भी बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन वो ट्रक खुद कैसा है, स्लो मूविंग है, वो आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है लेकिन है लोडिंग। तो जब हम इन सिचुएशंस को स्टडी करते हैं, जब हम इन सिचुएशंस के बारे में सोचते हैं, तो फिर हम एक नई क्वांटिटी की तरफ आते हैं जिसको हम अभी डिफाइन करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड मोमेंटम। उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। ज़रा सोचिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये आपके पास एक बुलेट है बेटा। उसने कहा कि ये जो बुलेट है, इस बुलेट का इनर्शिया, द इनर्शिया ऑफ द बुलेट इज़ वेरी स्मॉल ड्यू टू इट्स स्मॉल मैस, ड्यू टू इट्स स्मॉल मैस। इसका इनर्शिया बहुत कम है ड्यू टू स्मॉल मैस, इसके स्मॉल मैस की वजह से। बट व्हेन द सेम बुलेट इज़ फायर्ड थ्रू ए राइफल, जब इसी बुलेट को हम एक राइफल से फायर करते हैं, देन इट्स इम्पैक्ट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, देन इट इम्पैक्ट इज़ वेरी लार्ज। इसका असर बहुत ज़्यादा होता है, इसका असर बहुत स्ट्रांग होता है। ऐसा क्यों होता है? बट वाई व्हेन द सेम बुलेट इज़ फायर्ड थ्रू ए गन, इट्स इम्पैक्ट इज़ वेरी लार्ज, इट्स इम्पैक्ट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इसका इम्पैक्ट बहुत सख्त होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। ऐसा क्यों होता है? फिर सिमिलरली उसने कहा कि हमारे पास एक ट्रक है, यह हमारे पास एक ट्रक है, और ये आपका एक लोडिंग ट्रक है, लोडेड ट्रक मूव्स स्लोली व्हेन इट मेक्स ए कोलिजन विद ए बॉडी। जब एक ये किसी बॉडी के साथ कोलिजन करता है, टकराता है, इम्पैक्ट करता है, जब ये इस बॉडी के साथ टकराता है, इट्स इम्पैक्ट इज आल्सो लार्ज, इट्स इम्पैक्ट इज आल्सो लार्ज। इसका इम्पैक्ट भी हमें कैसा मिलता है, स्ट्रॉन्ग मिलता है, लार्ज मिलता है। सो टू स्टडी दीज टू सिचुएशंस वी डील्स ए न्यू क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। हम एक क्वांटिटी को डिफाइन करेंगे, हम एक क्वांटिटी को एक्सप्रेस करेंगे, उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। अब हम मोमेंटम को डिफाइन करेंगे। मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी which it possesses due to its mass and velocity. Momentum of a body is the quantity of motion it possesses due to its mass and velocity. Momentum में दो चीज़ें हैं। मोमेंटम में कितनी चीज़ें हैं, दैट इज़ P इज इक्वल टू mv। हमने यहाँ पर बुलेट के लिए बात की कि बुलेट का मैस कैसा है, स्मॉल।
बुलेट का मैस स्मॉल तो इसका इनर्शिया कैसा है? स्मॉल। इसकी इनर्शियल प्रॉपर्टी क्या है? कम है। लेकिन जब हमने कहा कि बट वाई व्हेन द सेम बुलेट इज फायर्ड थ्रू ए गन इट्स इम्पैक्ट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इट्स इम्पैक्ट इज़ वेरी लार्ज, जब इसी बुलेट को हम एक राइफल से फायर करते हैं तो इसका इम्पैक्ट बहुत लार्ज होता है। तो बेटा आंसर इज़ वेरी सिंपल, मोमेंटम इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। मोमेंटम मैस और वेलोसिटी का स्केलर प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट है। यहाँ अगर हम इसकी बात करें इस बुलेट की, तो देखिए इस बुलेट का मैस कम है, ठीक है, मैस इसका कम है, बट जब आप इसको राइफल से फायर करेंगे तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? बहुत लार्ज होगी, वेरी हाई होगी। जब इसकी वेलोसिटी हाई है, वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम है, तो वेलोसिटी को जब इसके मैस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। दैट मीन कि आपको स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट यहाँ पर मिलेगा। बिल्कुल इसके रिवर्स उलट हम ले लेते हैं। यहाँ पर ये जो ट्रक आपका है, मैंने कहा कि इट मूव स्लोली। ट्रक कैसे मूव कर रहा है? स्लोली मूव कर रहा है, आहिस्ता मूव कर रहा है। तो इसकी स्पीड, इसकी वेलोसिटी कैसी है? इसकी वेलोसिटी मिनिमम है। द वेलोसिटी ऑफ द ट्रक इज मिनिमम। वेलोसिटी की ट्रक की वेलोसिटी क्या है? मिनिमम है। और यहाँ वेलोसिटी कैसी है? यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम है। यहाँ मैस कैसा है? स्मॉल है, मैस इसका कम है। और यहाँ मैस कैसा है? हेयर मैस इज लार्ज, इसलिए कि एक तो आप उस ट्रक को ले रहे हैं और ये फिर उस ट्रक को आपने लोड किया हुआ है। जब आप उसको लोड करके लेके जा रहे हैं तो इट मीन कि अगर से वो स्लो स्पीड के साथ ही जा रहा हो तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली कैसा होगा? उसका इम्पैक्ट भी डेफिनेटली क्या होगा? स्ट्रांग होगा। तो इससे हम मोमेंटम को डिफाइन करते हैं। मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन which it possesses due to its mass and velocity, or you can say momentum is the dot product of mass and velocity. मोमेंटम मैस और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है। तो याद रखिए, अगर किसी बॉडी का मैस कम है, वेलोसिटी ज़्यादा है, तो मोमेंटम ज़्यादा होगा, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। अगर वेलोसिटी कम है, मैस ज़्यादा है, तो भी उस बॉडी का इम्पैक्ट, उसका मोमेंटम क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्लियर हो गई बात? बिकॉज के मोमेंटम क्या है? मोमेंटम इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। हम आते हैं मोमेंटम के यूनिट की तरफ कि मोमेंटम का यूनिट क्या होगा। यूनिट ऑफ मोमेंटम, देखिए मैस को हम किस में मेजर करते हैं? मैस को हम मेजर करते हैं केजी में, वेलोसिटी को हम मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड में। तो ये इसका मोमेंटम आ गया। एंड इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंड मोमेंटम इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। ये बात क्लियर हो गई? देखिए, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, व्हाट इज़ मोमेंटम। तो जब आपको कहा जाए व्हाट इज़ मोमेंटम और हाउ यू कैन डिफाइन मोमेंटम और डिफाइन मोमेंटम, तो सिर्फ मोमेंटम की डेफिनेशन तक आपने नहीं रहना, आपने इसका यूनिट भी लिखना है, आपको फार्मूला भी लिखना है, और आप ये चीज़ भी लिख सकते हैं। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका ऐसे कंप्लीट हो सकता है, आपको 2 मार्क्स कंप्लीट मिल सकते हैं। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट हम आते हैं लॉज ऑफ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन के जो लॉज ऑफ मोशन है हम उनको स्टडी करेंगे। तो बेटा सबसे पहले न्यूटन वो साइंटिस्ट है, वो पहला साइंसदान है जिसने लॉज ऑफ मोशन को फार्मूलेट किया। लॉज ऑफ मोशन इसने दिए। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहलाता है, एक न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो हम पहले आते हैं किसकी तरफ? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की तरफ आते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किन चीज़ों को डील करता है? तो मैं लिखता हूँ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। व्हाट इज़ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। ये पॉइंट्स आप नोट करेंगे, हम इंट्रोडक्शन कर लेंगे, देन हम इसकी स्टेटमेंट ले लेंगे, एंड देन हम इसकी कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे, एंड देन हम इसको लिखते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको जब पूछा जाए तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में हम चीज़ डिस्कस करेंगे कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील विद द बॉडीज़ विच आर ईदर रेस्ट आर मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन ए स्ट्रेट लाइन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऐसी बॉडीज़ को डील करता है
ऐसे सिस्टम को डील करता है कि जिसमें बॉडी या तो रेस्ट में पड़ी हो या वो बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ क्या कर रही हो, मूव कर रही हो। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऐसे ऑब्जेक्ट्स को डील करता है, ऐसी बॉडीज़ को डील करता है विच आर ईदर एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूटन का ये कहना था कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में पड़ी है तो वो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक उसको कोई फोर्स नहीं लगती। वो बॉडी खुद से अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हो सकती, ये न्यूटन का कहना था। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द ऑब्जेक्ट्स, डील्स विद द सिस्टम, डील्स विद द बॉडीज विच आर ईदर एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऐसे सिस्टम को डील करता है, ऐसी बॉडीज़ को डील करता है जो इधर या तो रेस्ट में होती हैं या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं। अब इस बात से न्यूटन ने बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाया। न्यूटन ने ये कहा कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में पड़ी है तो वो बॉडी आपको तब तक रेस्ट में नज़र आएगी जब तक आप उसको डिस्प्लेस नहीं करेंगे, आप उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। विच मीन्स दैट कि वो बॉडी खुद से अपनी जगह नहीं छोड़ेगी, वो अपनी जगह से मूव करके कहीं और नहीं जाएगी, वो अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होगी बाय देमसेल्व्स, वो खुद डिस्प्लेस नहीं होगी जब तक कोई उसको फोर्स नहीं लगाता। सो यही इसकी स्टेटमेंट है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट ए बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट और अनटिल नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। न्यूटन के पहले लॉ की जो स्टेटमेंट है उसमें न्यूटन ने कहा कि एक ऑब्जेक्ट, एक बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को या अपनी स्टेट ऑफ मोशन को तब तक कंटिन्यू करेगा, तब तक मेंटेन रखेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे। सो इसकी हम जब एग्जांपल देखते हैं तो एग्जांपल में मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें नोट कर लेता हूँ। ए बुक लाइंग ऑन ए टेबल, ये आपकी बुक में मेंशन है, ये एक्सप्रेस की गई है। ए बुक लाइंग ऑन ए टेबल, एक बुक टेबल पर जो पड़ी है, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखिए बेटा, ये मेरे पास एक डस्टर है। इस डस्टर को आज हम इस टेबल पर रख के जा रहे हैं और कल तक इस रूम में कोई नहीं आता। जब हम दोबारा कल इस क्लासरूम में आते हैं तो हम देखते हैं कि ये डस्टर अपनी जगह पर बिल्कुल वैसे ही उसी जगह पर उसी टेबल पर पड़ा हुआ है। तो इट मीन कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो यहाँ पर फुलफ़िल हो रहा है। उसने जो एग्जांपल ली कि एक बुक लाइंग ऑन द टेबल, आप टेबल के ऊपर आप एक बुक को रखते हैं, वो बुक आपको 10 दिन बाद भी वहीं मिलेगी, 1 मंथ के बाद भी वहीं मिलेगी, 1 दिन के बाद भी आपको वहीं मिलेगी, इसलिए कि वो खुद वहाँ से डिस्प्लेस नहीं हो सकती। तो उसने यही बात की कि एक बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को, अपनी स्टेट ऑफ मोशन को कंटिन्यू करेगी, मेंटेन रखेगी जब तक आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। सिमिलरली बेटा, आपने कॉमन ऑब्जर्वेशन आपने खुद देखी होगी, इस चीज़ को आपने नोट किया कि अगर आप फॉर एग्जांपल एक रूम के अंदर एक टेबल पर आप एक गिलास को पुट कर देते हैं, एक गिलास आपने रख दिया, जहाँ आपका स्टडी रूम है, आप पानी पी रहे थे, आपने गिलास को रख दिया और फिर आप वहाँ से चले गए। आप नेक्स्ट डे या 2 दिन बाद या 15 डेज़ बाद या 1 वीक के बाद आपका इत्तेफाक हुआ उस रूम में जाने का, तो आपने देखा कि वो गिलास आपको फिर से वहीं मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूटन ने ये बात बिल्कुल ठीक कही कि ए बॉडी कंटिन्यूड स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनटिल आर प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। क्लियर हो गई ये बात? एग्जाम्पल समझ आ गई? मैं आपको यूँ एक्सप्रेस कर देता हूँ, ए ग्लास लाइंग ऑन ए टेबल, ए बुक लाइंग ऑन ए टेबल, या कोई भी चीज़ आप ले लेते हैं, वो जहाँ पड़ी है वहीं पड़ी रहेगी जब तक आप उसको फोर्स लगा के डिस्प्लेस नहीं करेंगे, फोर्स लगा के उठाएंगे नहीं, तो वो बॉडी आपको तब तक वहीं मिलेगी। सिमिलरली जो मोशन की उसने हम एग्जांपल ले सकते हैं, उसने चूँकि सिर्फ रेस्ट की बात नहीं की, उसने कहा कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो भी अपनी मोशन को कंटिन्यू करेगी, वो भी अपनी मोशन को मेंटेन रखेगी, तब तक मेंटेन रखेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती। बेटा ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये दिलचस्प है, आप इसको
ज़रा अंडरस्टैंड कीजिए, समझिए। मैं आपको ये एक इंक्लाइंड सरफेस दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप एक ऐसा सर्कुलर आप एक वो रूलर ले लेते हैं, ठीक। अब ये सरफेस ऐसी है कि ये सरफेस इनफाइनाइट है। ये सरफेस कैसी है? इनफाइनाइट सरफेस है। दैट मीन्स कि ये इंक्लाइंड, ये इस तरह की ढलवान सरफेस ना ख़त्म होने वाली है। जहाँ तक आपकी निगाह जा रही है, आपको ये सरफेस, ये इंक्लाइंड सरफेस ऐसे नज़र आ रही है। तो जब आपने यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को ऐसे छोड़ दिया, ये सर्कुलर एक ऑब्जेक्ट है, इसको आपने छोड़ दिया, एक बाल की एग्जांपल आप ले लें, तो अब यहाँ पर एक फोर्स तो है, वो फोर्स है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इस सरफेस और इस बॉडी के बीच में जो फोर्स है, दैट इज़ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। लेकिन ये बॉडी अपनी मोशन को तब तक मेंटेन रखेगी, तब तक कंटिन्यू करेगी, जब तक आप या मैं या कोई एक्सटर्नल एजेंट इसको अपने हाथ से या किसी सोर्स से हम इसको नहीं रोकते, तब तक ये अपनी मोशन को क्या करेगी? कंटिन्यू करेगी। देखिए, अगर मैं इसको लिमिटेड कर देता हूँ कि ये हमारे पास इंक्लाइंड सरफेस है और इस इंक्लाइंड सरफेस की इतनी हाइट है, ये ग्राउंड है और ये इसका टॉप है। तो यहाँ से हमने क्या किया कि हमने एक बाल को, एक ऑब्जेक्ट को, जो इस तरह का ऑब्जेक्ट था, सर्कुलर ऑब्जेक्ट, इसको हमने यहाँ से ड्रॉप किया ऐसे नीचे। तो ये बाल चलता आया, तो हम इसको यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर हमने एक ऑब्स्टेकल लगाई हुई है, यहाँ पर हमने एक रुकावट रखी है। तो डेफिनेटली ये बाल यहाँ पहुँच गया, फिर ये बाल यहाँ आएगा। तो जब इसके साथ टकराएगा तो इट मीन के पहले ये इसके ऊपर क्या करेगा? फोर्स लगाएगा, और फिर ये जो इसकी ऑब्स्टेकल है, ये जो आपने रुकावट खड़ी की है इसके रास्ते में, तो ये इसको क्या कर देगी? वापस पुश कर देगी। तो जब वापस पुश करेगी तो इट मीन कि इसके ऊपर फोर्स लग रही है। फोर्स लग रही है तो हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ को ये बात फिर फुलफिल नहीं कर रही। तो उस बात समझाने का मकसद ये था कि अगर फोर्स नहीं लगेगी तो तब तक ये अपनी मोशन को कंटिन्यू ही करेगी। जैसे यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि ये इनफाइनाइट पाथ है, यहाँ से आप इसको रोल डाउन कर देते हैं, आप इसको मूव करा देते हैं, स्लाइड करा देते हैं। अगर ये इनफाइनाइट सरफेस है, इंक्लाइंड सरफेस, तो ये आपको तब तक मूव करती हुई नज़र आएगी जब तक ये सरफेस ख़त्म नहीं होती, ये इंक्लाइंड सरफेस ख़त्म नहीं होती। लेकिन अगर आप यहाँ पर इसको ब्लॉक कर देते हैं, एक ऑब्स्टेकल से एक रुकावट खड़ी कर देते हैं, तो जब ये बाल उसके साथ आकर टकराएगा तो इट मीन कि हम क्या कर रहे हैं? एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। तो न्यूटन ने यही कहा, ए बॉडी कंटिन्यूड स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनटिल नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। जब तक आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो बॉडी नहीं रुकेगी। फोर्स लगा दी आपने तो वो बॉडी फिर क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। क्लियर हो गई बात? ओके। सिमिलरली उसने एक और एग्जांपल ली कि आप एक बाल को एक मार्बल फ्लोर के ऊपर आप फेंकते हैं और एक बाल को आप रफ रोड के ऊपर फेंकते हैं, तो कौन सा बाल पहले रेस्ट में आ जाएगा? तो जो बाल आपने रफ रोड पे फेंका है वो पहले स्टेशनरी हो जाएगा, और जो मार्बल फ्लोर पे है वो बाद में रेस्ट में आएगा। इसलिए कि जो आपका रफ सरफेस है, जो रफ रोड है, उस वहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा है, वहाँ पर अपोजिंग फोर्स ज़्यादा है। तो वो अपोजिंग फोर्स उसकी मोशन को क्या कर देगी? जल्दी उसको क्या कर देगी? स्लो डाउन कर देगी, कम कर देगी, और उस बॉडी को रेस्ट में लेकर आएगी। नेक्स्ट वन हमारा पॉइंट था लॉ ऑफ इनर्शिया, कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं? बिकॉज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द इनर्शियल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील्स with the inertial properties of the matter. That's why Newton first law of motion is also called law of inertia. न्यूटन का जो पहला लॉ है, न्यूटन का जो पहला कानून है, वो लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है। सिमिलरली एक एग्जांपल उसने यहाँ पर ली, और ये कॉमन ऑब्जर्वेशन बेटा आप लोग भी कर चुके हैं कि अगर आप एक पैसेंजर के तौर पर, बीइंग ए पैसेंजर, जब आप किसी बस में सफ़र कर रहे हैं और आप उस बस के अंदर खड़े हैं, तो आपकी बॉडी का जो लोअर पार्ट है, जो आपके फीट हैं, वो तो बस की बॉडी के साथ कांटेक्ट में है, लेकिन जो आपका बॉडी का अपर पार्ट है, ये बॉडी बस की बॉडी के साथ कांटेक्ट में नहीं है। तो उसने कहा कि जब ड्राइवर सडनली ब्रेक्स अप्लाई करता है, बस ड्राइवर जब सडनली ब्रेक अप्लाई करेगा, तो ब्रेक अप्लाई करने पर उस पैसेंजर का जो अपर पार्ट है, या वो पैसेंजर आगे की तरफ क्या होगा? गिरेगा। इसलिए कि उसका जो लोअर पार्ट है वो उस बस के सरफेस के साथ, उसके जो फीट हैं वो कांटेक्ट में है,
जबकि उसका जो अपर पार्ट है वो क्या है, बस के कांटेक्ट के साथ नहीं है बल्कि वो फ्री है। तो यहाँ पर हम इनर्शियल प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इनर्शिया आपने स्टडी किया कि इनर्शिया किसे कहते हैं। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। एंड इनर्शिया डिपेंड अपॉन मैस, इनर्शिया मैस पे डिपेंड करता है। जो बॉडी जितनी मैसिव होगी उसके अंदर इनर्शियल प्रॉपर्टी उतनी ज़्यादा होगी, और जो बॉडी जितनी लाइट होगी उसकी इनर्शियल प्रॉपर्टी उतनी कम होगी। जैसे हमने यहाँ बात की स्टार्ट में मोमेंटम को स्टडी करते वक्त कि एक बुलेट है, एक रेफल बुलेट है, तो उसका इनर्शिया कम है। क्यों? बिकॉज इट्स मैस इज़ वेरी स्मॉल। बट वाई व्हेन द सेम बुलेट इज़ फायर्ड थ्रू द गन इट्स इम्पैक्ट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इट्स इम्पैक्ट इज़ वेरी लार्ज। लेकिन जब आप उसी बुलेट को एक रेफल से फायर करते हैं तो उसका असर, उसका इफेक्ट आपको बहुत ज़्यादा दिखता है। क्यों दिखता है? बिकॉज नाउ इट्स वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम, उसकी वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है। फिर उसने कहा कि अगर एक ट्रक को आप लेते हैं जो लोडेड ट्रक है, उस लोडेड ट्रक को आप जब स्लोली मूव कराते हैं और वो किसी बॉडी से टकराता है तो उसका इम्पैक्ट भी आपको बहुत स्ट्रांग नज़र आता है। जब उसका इम्पैक्ट आपको स्ट्रांग नज़र आया तो यहाँ पर आपने देखा कि वेलोसिटी तो मिनिमम थी, वो बड़ा आहिस्ता से मूव कर रहा था, लेकिन उसका जो मैस था वो मैस क्या था, बहुत ज़्यादा था, लार्ज था, वो हैवी था। इसलिए जब हम m की वैल्यू ज़्यादा लेते हैं, वेलोसिटी को कम लेते हैं, तो फिर भी आपको रिजल्ट ज़्यादा मिलता है। लेकिन जब मैस कम है, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो, तो उनको मल्टीप्लाई करते हैं आप जब इन दो क्वांटिटीज़ को, तो आपको रिजल्ट कैसा मिलता है, मैक्सिमम में मिलता है। दैट मीन्स कि आपको मोमेंटम कैसा मिलता है, स्ट्रॉन्ग मिलता है या ज़्यादा मिलता है। तो बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि जिस बॉडी का मैस कम होगा तो उसका इनर्शिया कम है, उसको रिजिस्ट करने में क्या होगा, मुश्किल होगा, वो ज़्यादा रिजिस्ट नहीं कर पाएगा। बट जो बॉडी मैसिव है, दैट मीन्स कि उसके पास इनर्शियल प्रॉपर्टी ज़्यादा है, वो अपोजिंग फोर्स को क्या कर सकता है, रिजिस्ट कर सकता है। जो फोर्स उसको रिजिस्ट कर रही है वो उसको क्या कर सकता है, अपोज कर सकता है। जैसे कोई बॉडी मूव कर रही है, तो जब वो बॉडी मूव करती है तो अगर उसको रास्ते में कोई चीज़ रोकती है, तो अगर वो चीज़ उससे कम मैसिव है, उसकी इनर्शियल प्रॉपर्टी इस मूविंग बॉडी से कम है, तो ये बॉडी उससे नहीं रुकेगी। लेकिन अगर इस मूविंग बॉडी का इनर्शिया कम है, उसका ज़्यादा है, तो वो बॉडी इस पर डोमिनेंट रहेगी, वो इसको क्या कर देगी, रोक देगी इसकी मोशन को। लेकिन अगर ये बॉडी, इसका इनर्शिया ज़्यादा है, उसका इनर्शिया कम है, तो ये सीधी चली जाएगी, ये उस पर डोमिनेंट रहेगी। ये बात क्लियर हो गई? ये ज़रा आप ये स्नैपशॉट ले लें, आप ये पॉइंट्स नोट कर लें और ये यूनिट नोट कर लें आप, और नेक्स्ट हम आगे चलते हैं फिर। ओके बेटा, ये आज हमने डिस्कस किया न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को एंड मोमेंटम को। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।